मैं सभी ओर से खुला हुआ वनसा, वनसा अपने में बंद हूँ। शब्दों में मेरी समाई ना होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। न जाने क्या सोचकर महान साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी ने इन पंक्तियों को लिखा होगा, जो मुट्ठी में बंद जुगनू की तरह न जाने कितना छिपा लेती हैं, न जाने कितना उजागर कर लेती हैं। आपकी जो मर्जी व्याख्या कर लीजिए। व्याख्याओं का, शब्दों का और उनके अर्थों का यही सुंदर संसार सजता है साहित्यिकी में। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ विशेष है साहित्यिकी में इस सप्ताह आपके लिए। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार और लेखक प्रेम जन्मेजय जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब चंपारण पुराण, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। मैंने जीवन में गिरने को कभी वैसे नहीं समझा जैसे जमाना लगाता है गिरने का अर्थ। ठीक ही तो हैं, मेरे अपने हैं मेरे जीने और मरने के अर्थ। एक कवि, साहित्यकार, लेखक जो कुछ भी लिखता है उसमें उसका अनुभव, उसकी पीड़ा भी छिपी होती है, और कभी कभी ये पीड़ा हम तक भी पहुंचती है। व्यंग एक ऐसी ही दुरूह विधा है, एक ऐसी ही राह है जिस पर चलना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन आज जीवन यात्रा में जिस लेखक से, जिस व्यंग्यकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने ना केवल दम तोड़ती व्यंग्य विधा में नए प्राण फूंके हैं, बल्कि बाल साहित्य को भी बहुत कुछ दिया है। आइए जीवन यात्रा में आपको मिलवाते हैं वरिष्ठ साहित्यकार और व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय जी से। आज हमारे साथ जीवन यात्रा में अपने लेखन की यात्रा साझा कर रहे हैं सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, कवि, लेखक श्री प्रेम जन्मेजय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा। नमस्कार, स्वागत के लिए धन्यवाद। प्रेम जन्मेजय जी, आपका नाम भी बड़ा विशेष है आपकी रचनाओं की तरह। तो ये नाम खुद ही अपने आप को आपने दिया ये, या कहीं से मिला था ये नाम आपको? खुद नहीं दिया, क्योंकि मेरा मूल नाम तो कुछ और था। और ये जब लिखना शुरू किया मैंने, और मेरा नाम प्रेम प्रकाश के नाम से, और उस समय पंजाबी के एक लेखक थे बड़े, प्रेम प्रकाश के नाम से, तो मुझे लगा कि ये नाम जो है कहीं भीड़ में खो जाएगा। और उन दिनों में प्रसाद को पढ़ रहा था, जयशंकर प्रसाद को, और उनका एक नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो वहाँ से मुझे लगा कि जन्मेजय, और पात्र भी बहुत अच्छा है वो जी। तो मैंने कहा अच्छा पात्र भी है और अच्छा नाम भी है, तो बड़े प्रेम से उसको जोड़ लूं, तो प्रेम जन्मेजय। बहुत सुंदर। और इलाहाबाद की मिट्टी में आपका जन्म हुआ, लेकिन बड़ी बेबाकी से, ईमानदारी से आप कहते हैं कि बड़े बड़े साहित्यकारों से आप मिले तो, लेकिन तब आपने नहीं ठाना था कि साहित्यकार बनेंगे, निश्चित रूप से, और उसमें भी व्यंग्यकार बनेंगे। ऐसा है कि वैसे तो जब हम कोई भी परीक्षा देते हैं ना, तो एक अनिवार्य प्रश्न होता है कि भाई ये तो आपको करना ही है। और मैंने कम से कम 20-25 साक्षात्कार दिए हैं, रेडियो में भी है, पत्रिकाओं में भी है, इसमें भी। तो उसमें एक अनिवार्य प्रश्न होता है कि आपका जन्म जब हुआ तो क्या था। वही जो अभी आपने कहा, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे लोग साहित्य में सोने का या चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। मैंने जो कह सकता हूँ कि मेरे पास प्लास्टिक का भी चम्मच नहीं था जब मैं पैदा हुआ। इलाहाबाद में पैदा हुआ, पर इलाहाबाद में पैदा होना, इलाहाबाद की मिट्टी से जुड़ना, उसकी समझ मुझे आज आ रही है जब मैं साहित्यकार हूँ। आज मुझे समझ, क्योंकि उस समय जब मैं हुआ तो जन्म हुआ मेरा, और वहाँ पे उस समय पहले सिनेमा था, पहले सिनेमा के पीछे वहाँ पर हम लोग वहाँ रहते थे, और मेरा जन्म हुआ था कमला नेहरू अस्पताल में। और जो भी अपने नाम की बात कही, तो मेरी जन्मपत्री बनाने के लिए जो है वो पंडित जी को पास गए, पिताजी लेके, तो उन्होंने बनाई प्रयागराज में, मतलब त्रिवेणी पे। तो उन्होंने तुला राशि आई, तो उन्होंने मेरा नाम रखा त्रिवेणी प्रसाद। तो
नाम पहले वहां से वो था, पर पिताजी को पसंद नहीं आया। हम 3 भाई हैं, तो वो बड़े आदर्शवादी थे। उन्होंने कहा कि तीनों के नाम रखूंगा, प्रेम, सत्य और शांति। ये संदेश जो है वो समाज में लेके जाएंगे। तो उस समय जो है आप देखो, साहित्य उस समय जो है रविंद्र कालिया, धर्मवीर भारती, फिराक गोरखपुरी, मतलब भरा हुआ था। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के साथ मेरा चित्र भी है, तो नहीं तो मैं वैसे कह सकता हूँ बड़ी बारीकी से झूठ बोलते हुए कि महादेवी जी ने कहा कि प्रेम तुम बहुत बढ़िया लिख रहे हो, लिखते रहो। ऐसा कुछ नहीं है। कोई साहित्य मेरे जीवन में, एक साहित्य की दृष्टि से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन 15 वर्ष की आयु तक किया, उससे पहले कुछ नहीं लिखा। तो ये जो है शुरुआत वहाँ की है। उस समय साहित्य का कारखाना कहा जाता था इसको। पर देखो इतना जुड़ाव है मिट्टी के साथ। जब मैं लिख रहा था तो मेरा दूसरा व्यंग्य संकलन आया, बेशर्मा में जैते। हमारे एक मित्र मुंबई जा रहे थे और ये बात है समझ लो 80-82 की। उन दिनों तो साधन बाकी और थे नहीं, तो मैंने उनके हाथों भारती जी के लिए एक किताब दी। उन दिनों में धर्मयुग में काफी छप चुका था। तो भारती जी का पत्र आया जो किसी ने लिखवाया कि कैटरेक्ट के कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा, आपकी किताब नहीं पढ़ पाऊंगा, पर आपके परिचय में देखा, अरे आप तो इलाहाबाद के हैं। मतलब ये है। ऐसे ही जब ममता कालिया ने अभी जीते जी इलाहाबाद लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि काश हम शहर को पुड़िया बांध कर ला सके। तो ये सोच है लोगों की इलाहाबाद को लेके। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, एक सिहरन सी होती है। अभी भी मैं जाता हूँ, मेरा चचेरा भाई वहाँ रहता है, मिलता हूँ। तो इसे मैं सौभाग्य दुर्भाग्य मानता नहीं, पर ये नियति मानूंगा कि मुझे जो है मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ। और कहीं ना कहीं जहाँ की मिट्टी होती है वो कुछ ना कुछ तो आपको देती है। बिल्कुल। तो वहाँ से हो सकता है कहीं से संस्कार ग्रहण किए, क्योंकि मेरे परिवार में अब तक कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे पहले की पीढ़ी के जिन्होंने कभी कुछ लिखा हो लेखक नाम की चीज़ हो। मेरे परिवार में जो हमारे परदादा दादा थे वो लोग क्या करते थे, वो उनको शाहजी कहते थे, रुपए पैसे का व्यापार करते थे। और इतने शाहजी थे कि हुक्के के ऊपर 5 रुपए का नोट, मतलब अब जैसे आज़ादी से भी 30-40 वर्ष पहले की बात है, उसको जला के वो पीते थे। तो भैया उनको जो हुक्के का नोट जला रहा है कागज से उसको क्या लेना है, क्यों लिखेगा वो। तो वो था। पर बाद में जो है पिताजी थोड़ा पढ़ते लिखते थे चीज़ों को, और मेरे अंदर ये पता नहीं कहाँ से आ गया। पर अब मेरे बाद की बेटों ने नहीं लिखा, पर मेरी पोती है तन्वी, और उसमें ये संस्कार आ गए। और सिर्फ 8 वर्ष की थी तो उसका पहला कविता संग्रह अंग्रेजी में लिखती है। तो मुझे कहा कि आप हिंदी के हो अंग्रेजी, मैंने कहा भाषा एक माध्यम है, भाषा जो है वो किसी में भी आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। मेरा पोता जो है उसने भी एक किताब लिखी है, दोनों प्रकाशित हुई है। तन्वी को तो पुरस्कार भी मिला है अभी स्पीच, और उसमें लेके ट्रिनिटी कॉलेज से भी उसको 2nd ग्रेड मिला है। तो अब अच्छा लग रहा है साहित्य से जुड़ना, और नहीं जुड़ता तो आपसे कैसे मिलता। बिल्कुल। और व्यंग्यकार के तौर पर आपकी पहली पहचान अब दुनिया के सामने आती है, लेकिन लिखना आपने कविताओं से शुरू किया था। बिल्कुल। तो तब प्रेम में डूबे होते हैं अक्सर युवावस्था में। तो है, वो समय होता है तितलियों के पीछे भागने का। तो आप तितलियों के पीछे भागते हैं, रंग बिरंगी तितलियां देखते हैं तो उनके प्रति मोहित होते हैं। प्रेम, रंग बिरंगों के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो आरंभ तो हर चीज का ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि श्रीलाल शुक्ल, आपको उनके बारे में मालूम नहीं होगा, पहले उन्होंने कविता से शुरू किया, बहुत कवि सम्मेलन करवाए और बहुत लूटे कवि सम्मेलन एक तरह से। पर उन्होंने कहा कि ये मेरा फॉल्स स्टार्ट था, इसको मैं फॉल्स स्टार्ट मानता हूँ, और उसको कभी उन्होंने सामने नहीं आने दिया। मेरी भी कविताएं, हमारे मित्र उन्होंने कहा अरे आपने बहुत बढ़िया कविताएं लिखी हैं। और बीच बीच में मतलब क्या है कि मैंने जैसे कहा ना कि आपका विषय वो तय करता है कि उसकी विधा क्या हो। मेरे पास विषय आएगा तो हो सकता है वो कविता का रूप ले ले, हो सकता है वो कहानी का रूप ले ले, हो सकता है बाल मनोविज्ञान के दृष्टि से चला जाए, हो सकता है वो नाटक के रूप में चला जाए। तो ये आदमी व्यक्ति जो है एक स्पार्क होता है आपको एक विषय को लेके,
और उसमें आप जो है सोचते हो कि इसको लिखूं, और लिखते लिखते वो कभी नाटक, अब जैसे मेरा नाटक है जिसकी आपने चर्चा की, सीता अपहरण केस, वो मूलतः पहले मैंने एक व्यंग्य रूप में लिखा, फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि इसमें तो नाटक की बहुत संभावना है, ऐसे ही सोते रहो, वो भी मेरी रचना जो है एक व्यंग्य रचना के रूप में थी, पर वो भी उसके तो इतने शो हो चुके हैं सोते रहो के, और भारत भवन में कहाँ कहाँ उसने किए उन लोगों ने। ऐसी सीता अपहरण केस के सूत्रधार नाम की संस्था है हैदराबाद में, उन्होंने किए। और यहाँ तक एक बार क्या हुआ कि हम 3-4 साल पहले की बात है, छतरपुर में एक व्यंग्य नाट्य समारोह था। तो उसने एक मेरी जैसे बेशन में जैसे के बारे में मैंने आपको बताया, वो जो तरुण दत्त पांडे हैं जो नवनृत्य नाट्य संस्था के, उन्होंने मेरी कुछ रचनाओं का कोलाज बना के उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। पर हुआ क्या कि जब वहाँ वो प्रस्तुत किया गया तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि भैया 2 नाटक, एक विजय तेंदुलकर का जाति पूछो साधु की, एक प्रेम जन्मेजय का बेशन में जयते, क्योंकि देखिए मेरा उसमें लक्ष्य वो नहीं है जो उन्होंने लक्ष्य लिया कि आप हमारे सम्मान का जो है राष्ट्रीय चिन्ह का मजाक, जबकि वो नहीं है, हमारा लक्ष्य तो दूसरा है। तो वो उस दृष्टि से हुआ और उसके कारण पूरा समारोह रद्द हुआ। उसमें इस तरह के तो व्यंग्यकार बड़ा खतरनाक व्यक्ति भी होता है। बर्फ का पानी की आपने बात की, अगर उस कहानी से कुछ पढ़कर हमें सुना सके। सूचना मिली कि वे मर गए हैं। बाहर जून की गर्म दोपहरी थी और वो मर गए। बाहर मुहावरे में ही नहीं, हकीकत में आग बरस रही थी। वे दिल्ली जैसे महानगर में मरे थे, जहां किसी मरे की अर्थी को कंधा देने जाने के लिए सड़क पर बार बार मरना पड़ता है। एयर कंडीशन का आदी हो चुका शरीर बिना एसी के अधमरा हो जाता है। लू के थपेड़े आपको अधमरा कर ही देते हैं। वैसे एक लाभ है, ऐसी मुद्रा में मरे आदमी के यहाँ अंतिम यात्रा में जाएं अधमरा होके तो लगता है बेचारा बहुत दुखी है। तकिए के नीचे रखी किताब मेरे सोते ही जाग उठती है। सपनों की चारपाई से उतरकर शब्द निकल पड़ते हैं काम काज की तलाश में। किताबों की दुनिया पर कवि सुरेश ऋतुपर्ण ने ये कितनी सुंदर बात कही है। किताबों की दुनिया जो ज्ञान का खजाना हम पर लुटाना चाहती है, रहस्य उजागर करना चाहती है, और एक ऐसी ही किताब आज पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंच रही है जिसका नाम है चंपारण पुराण। क्या कुछ खास है इस किताब में, बता रहे हैं लेखक डॉक्टर हरिओम कौशिक। आज हम समीक्षा करेंगे चंपारण पुराण पुस्तक का। चंपारण पुराण पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज़ादी से पहले की लड़ाई के समय के संघर्ष की एक पुस्तक है। यूँ तो आज़ादी से संघर्ष के पहले की बहुत सारी पुस्तकें हैं, अनेकों पुस्तकें गांधी पर भी लिखी गई हैं, लेकिन जो प्रामाणिकता और जो दिलचस्प तथा सरल भाषा और संदर्भ के साथ इस पुस्तक को लिखा गया है, ये पुस्तक एक अद्भुत, निराली और सभी पुस्तकों से अलग है। इस पुस्तक के लेखक श्री अरविंद मोहन जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इस पुस्तक में भारत में चंपारण के क्षेत्र में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा, उनकी अंग्रेज़ों द्वारा लूट खसोट और नील की खेती करके नील के 50 गुने दाम विदेशों में पाने वाले अंग्रेज़ों के ठेकेदारों द्वारा भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा को दर्शाया गया है। इस किताब में श्री अरविंद मोहन जी ने 108 छोटी छोटी कहानियों के जरिए बड़े ही सूक्ष्म और व्यापक दोनों तरीके से उस समय की दुर्दशा, स्थिति, परिस्थिति सबको दर्शाया है और गांधी के एक नए व्यक्तित्व को, उभरते हुए व्यक्तित्व को दर्शाया है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद किस तरीके से पहली बार भारत में अपने चमत्कारी प्रयोग को सार्थक बनाया, ये इस पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक में उस समय
नील की खेती करने वाले मजदूर किन परिस्थितियों में गुजरते थे, कितनी मेहनत करते थे, दरिद्रता से जीते थे, और 84 गलती होने पर निलहों के द्वारा उनको दंडित किया जाता था, यहाँ तक कि उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थीं। तब कुछ किसानों ने सोचा कि अच्छा है हम दिहाड़ी मजदूर बनकर काम करें, लेकिन दिहाड़ी मजदूर बनकर काम करना भी आसान नहीं था। नील की खेती के समय अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों की दुर्दशा बहुत दयनीय बना दी थी। तब राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। गांधी जी अकेले चंपारण गए, लेकिन धीरे धीरे उनकी कार्यशैली, उनकी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बड़े बड़े लोग जैसे जे.बी. कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ऐसे राजकुमार शुक्ल, अन्य लोग जो वकील थे, व्यवसायी थे, जिनकी एक एक दिन की कमाई 10-10 हज़ार थी, वो धीरे धीरे गांधी जी से जुड़ने लगे। इस किताब के अंदर दी गई सभी कहानी प्रमाणिक हैं। इनके संदर्भ या तो किसी न किसी बुक में मिलते हैं या फिर ये कहीं ना कहीं संग्रहित हैं। ये बुक एक सार्थक तरीके से हमको गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताती है, गांधी जी की प्राथमिक जो तय थी और जो पहला प्रयोग था उसके बारे में बताती है। ये गांधी कैसे महात्मा गांधी बने यह बताती है। इस पुस्तक में हमें पता चलता है कि आज़ादी से पहले हमारे लोगों ने कितने संघर्ष किए, किस तरीके से हमारे देश में आज़ादी की प्राप्ति हुई, गांधी जी का क्या योगदान रहा, गांधी जी के साथ लोगों का क्या योगदान रहा। इस पुस्तक को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो अधिकार, जो संवैधानिक संरक्षण हमें आज प्राप्त है वो इतना आसान नहीं था। भारत का सदियों से दोहन होता रहा और उस दोहन में एक चट्टान जैसी अंग्रेजी हुकूमत से टकराकर किस तरीके से गांधी जी, मजदूर और किसानों ने चंपारण में वो ज्योति जलाई जो धीरे धीरे एक अग्नि का रूप लिया और 1947 आते आते भारत पूर्णतः आज़ाद हो गया। अतः मैं यह रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी ने गांधी जी के बारे में जानना है तो गांधी जी के इस प्रथम प्रयोग के जरिए गांधी जी को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें गांधी जी का सरल सहज व्यक्तित्व लेकिन एक दृढ़ एवं नीतिकार व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया गया है। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि अगर किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी विद्यालय में अगर गांधी जी के बारे में कुछ भी अध्यापन या शिक्षण का प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर इस पुस्तक को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। मैंने नहीं देखी उससे सुंदर कोई सुंदरी जो हाथों में थामे हुई थी एक किताब। सच है, शब्दों के मोती जिसने पी लिए, किताबों का श्रृंगार जिसने कर लिया, उस आभूषण से बढ़कर कोई आभूषण नहीं होता। और अब किताबों की दुनिया में आपको ऐसी जगह लिए चल रहे हैं जो इन आभूषणों से यानी किताबों से सजी हुई है। आज किताबों की दुनिया में आपको लिए चल रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। बात करेंगे यहाँ के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक से और यहाँ के असिस्टेंट लाइब्रेरियन डॉक्टर राजेश कुमार पांडे से। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित एक पारंपरिक विश्वविद्यालय है। इस महनीय विश्वविद्यालय की स्थापना आश्विन शुक्ल दशमी यानी विजयादशमी यानी दशहरे के दिन सन 1962 में 8 अक्टूबर को हुई थी। यह विश्वविद्यालय अपनी पारंपरिक अध्ययन अध्यापन पद्धति के द्वारा न केवल भारत में ही बल्कि संपूर्ण विश्व में विस्तृत है। सबसे पहले यह अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के घटक के रूप में एक सांध्यकालीन विद्यालय के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था। आगे चलकर धीरे धीरे यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय जो यूजीसी के अंतर्गत होता है, उसके रूप में 1989 से कार्य करने लगा। कालांतर में यह विश्वविद्यालय
भारत सरकार के संसद के अधिनियम के द्वारा 30 अप्रैल 2020 को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इतनी लंबी यात्रा इसकी इसलिए हो सकी कि यह एक तरफ अपनी परंपराओं, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, तो दूसरी तरफ आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी ओतप्रोत है। हमारे विश्वविद्यालय में इस समय 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका पूरी तरह से अनुपालन किया गया है, और उस अनुपालन में ये स्पष्ट बात कही गई है कि भारत को आगे बढ़ाने का एकमात्र जरिया है परंपरा और आधुनिकता, इन दोनों को साथ साथ जोड़ा जाए। मैं जब 2021 में कुलपति बनकर आया तो आते ही मैंने कुछ आधुनिक विषयों की तरफ, जो विषय स्नातक तक पढ़ाए जाते थे, उनमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और सबसे पहले हिंदू अध्ययन में मैंने एमए कक्षाएं खोली। उसके अगले वर्ष में अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य और समाज शास्त्र, इन विषयों में भी हमने स्नातकोत्तर की कक्षाएं खोली। एक विशेषता हमारी ये है कि हमारे यहाँ के अंग्रेजी साहित्य में भी संस्कृत की परंपरा पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ के पॉलिटिकल साइंस में मैंने ऐसा कोर्स बनवाया है कि अगर वो कोरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा या कोरा सोशियोलॉजी पढ़ेगा तब तो फिर आधुनिक विश्वविद्यालय जैसा हो जाएगा। भारत में समाज शास्त्र का क्या चिंतन है, राजनीति शास्त्र का क्या चिंतन है, या भारतीय संस्कृत साहित्य जो है उससे अंग्रेजी साहित्य कितना प्रभावित हो पा रहा है, ये चीज़ें भी उभर के आनी चाहिए। और अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो इसमें दोनों बातें हमारे सामने आती हैं, परंपरा और आधुनिकता। एक हाथ में परंपरा, एक हाथ में आधुनिकता, शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, दोनों हमारे साथ जब रहेंगे तो विश्वविद्यालय शिखर पर जाएगा। हमारे यहाँ का पुस्तकालय अप्रतिम पुस्तकालय है। मैं अहर्निश प्रयास कर रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय को इसके संस्थापक श्री लाल बहादुर शास्त्री के सपने के अनुसार विश्व के एक अत्यंत प्रतिष्ठित विद्या केंद्र के रूप में स्थापित कर सकूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में चौथे अध्याय में ये कहा है कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ज्ञान से भी अधिक पवित्र है। और मेरे लिए ये वास्तव में गर्व का विषय है कि मैं ग्रंथालय में काम करता हूँ, जिसे माना जाता है कि यह ज्ञान का भंडार है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो केंद्रीय ग्रंथालय है, इसकी यात्रा तभी से शुरू हुई है जब से इस संस्थान की स्थापना हुई है। 8 अक्टूबर 1962 से जो यात्रा प्रारंभ हुई वह लगभग 62 वर्षों की यात्रा पूरी हो चुकी है, और इस 62 वर्ष की यात्रा में इस ग्रंथालय ने अकादमिक, शोध और तमाम तरह के आयामों में अपनी एक उपस्थिति दर्ज की है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब इस संस्थान की स्थापना हुई थी तो इस ग्रंथालय की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भविष्य में इस ग्रंथालय को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाना है, और मैं मानता हूं कि यह ग्रंथालय लगातार इस दिशा में कार्यशील है, प्रगतिशील है। जहां तक इस ग्रंथालय की बात करें तो इस ग्रंथालय में लगभग 1,20,000 से अधिक विभिन्न ग्रंथ हैं। इसमें कई ऐसे ग्रंथ हैं जो वाकई भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में संभवतः उपलब्ध नहीं होंगे। यह इस पुस्तकालय को न केवल अकादमिक रूप से श्रेष्ठ बनाता है, बल्कि यह इसको एक विशिष्टता भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथालय में लगभग विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 2000 से अधिक जो छात्र हैं, उनकी विभिन्न अकादमिक शोध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 150 से अधिक शोध पत्रिकाओं का यह सब्सक्रिप्शन करता है। इस पुस्तकालय में लगभग 14 से अधिक हमने अभी वर्तमान में ई जर्नल्स की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त लगभग 300 से अधिक हमने ई बुक्स का भी प्रबंध किया है। इस ग्रंथालय में, इस विश्वविद्यालय में लगभग 22 विभाग हैं और 5 संकाय हैं। तो 22 विभागों से संबंधित जितने भी पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें या शोध पत्रिकाओं की आवश्यकता होती है, तो यह ग्रंथालय उनको पूर्ण कर रहा है।
चाहे साहित्य का मामला हो, व्याकरण का मामला हो, चाहे अद्वैत वेदांत का मामला हो, या पौरोहित्य का विषय हो, वास्तु का विषय हो, तो यह ग्रंथालय सभी विभागों के प्रति समान रूप से न्याय करता हुआ अपने ग्रंथालय में विशिष्ट ग्रंथों को उपलब्ध कराता है और उसकी सेवा उनको प्रदान करता है। ग्रंथालय में सामान्य रूप से कई सेक्शन हैं, जैसे एक्विजिशन सेक्शन है, सर्कुलेशन का सेक्शन है, टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन है, पीरियोडिकल सेक्शन है। हमारे पास स्पेशल थीसिस मैनेजमेंट के लिए भी हमने एक सेक्शन को डेवलप किया है और इनसे हम विश्वविद्यालय के पाठकों की सेवा करते हैं। ग्रंथालय में चूँकि पुस्तकालय को एक बेहतर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम लोगों ने लिप्सिस सॉफ्टवेयर का हम लोग यहाँ उपयोग करते हैं और लिप्सिस का जो आधुनिकतम वर्जन है लिप्सिस 10, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और न केवल हम लिप्सिस 10 वर्जन का उपयोग कर रहे हैं पुस्तकालय से संबंधित सभी मैनेजमेंट के लिए, बल्कि हमने RFID टेक्नोलॉजी से इसको इंटीग्रेट भी किया है, जिससे कि पाठकों को अत्यधिक सुविधा प्रदान हो सके। इसके साथ ही साथ हमने एक सेल्फ चेकआउट कियोस्क का भी प्रबंध किया है, जहां यूजर्स या पाठक चाहें तो स्वयं पुस्तकों को इशू कर सकते हैं। इस ग्रंथालय में चूँकि ऐसे भी अध्यापक भी हैं और छात्र भी हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो उनके लिए भी ग्रंथालय में एक डेडिकेटेड कॉर्नर की व्यवस्था की गई है और उसमें हमने आधुनिकतम असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। वहाँ पे हम कीबोर्ड एक्सेस डिवाइस का प्रयोग करते हैं और उसके साथ हमने उनको एक डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर को भी उसमें हमने इंस्टॉल किया है, जिससे किसी भी टेक्स्ट को वह ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट कर देता है और वह पाठकों के लिए, उस तरह के विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे पाठक हैं, उनके लिए वह सुविधाजनक हो जाता है। इस ग्रंथालय ने अगर हम देखें तो अन्य विश्वविद्यालयों के सापेक्ष जो है लगभग 550 से अधिक जो हमारा रिसर्च आउटपुट है, थीसिस है, उसे हमने शोध गंगा पर उपलब्ध किया है और ये मैं मानता हूँ कि यह इस ग्रंथालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह ग्रंथालय न केवल अपने विद्यार्थियों के लिए, बल्कि यह विशेष स्पेशल मेंबरशिप भी प्रोवाइड करता है, जिससे संस्कृत का प्रचार प्रसार न केवल यहाँ हो बल्कि बाहर भी हो। सूरज की किरणें धरा को छूते ही जैसे हर लेती हैं उसका अंधेरा, एक किताब खुलते ही मेरे जहन में भी कर देती है सवेरा। किताबों का सवेरा आपके जीवन में अभिव्यक्ति का, ज्ञान का और नई सीख का उजाला फैलाता रहे, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आशा है। और साहित्यिकी में हम कोशिश करते रहेंगे कि साहित्य की दुनिया से अनमोल मोती चुनकर आप पर लुटाते रहें, नई किताबों से आपको मिलवाते रहें। फिलहाल आज साहित्यिकी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।